नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आईएएस आरएएस विद आरजे में आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो दोस्तों, आपके सामने हम लेकर आ चुके हैं 15 अप्रैल 2023 का राजस्थान के सभी एग्जाम्स के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट करंट अफेयर, जिसकी हम विस्तार से चर्चा करेंगे और आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, चर्चा शुरू करने से पहले वही एक पुरानी वाली बात, आप पीडीएफ ले लीजिए। पीडीएफ मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल पर, और टेलीग्राम चैनल का नाम है दोस्तों आईएएस आरएएस विद आरजे। इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करो और यहाँ से जाके ब्रांड न्यू हैंड रिटन पीडीएफ ले लीजिए। दिमाग को भरने की कोशिश कीजिए, कॉपियों को नहीं। दिमाग भरोगे तो सिलेक्शन होगा, कॉपियाँ भरोगे तो रद्दी बेचोगे। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो आपका समय बहुत कीमती है, इसलिए समय को बचाते हुए बिना इधर उधर की बात किए हुए अपन आते हैं सीधे आज के न्यूज आर्टिकल के डिस्कशन पर। ठीक है दोस्तों, तो पहला हमारा न्यूज आर्टिकल है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। किसके बारे में? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। तो दोस्तों, क्या हुआ है कि फसल बीमा योजना से रिगार्डिंग जो है वो एक पुरस्कार सम्मान की घोषणा, एक पुरस्कार सम्मान का आयोजन किया गया था कि भैया आप इतने दिनों से चला रहे हो फसल बीमा योजना को, देख तो लो कौन सा राज्य क्रियान्वित कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है, क्या चल रहा है देश में, कौन सा प्रथम है, कौन सा सेकंड है, कहाँ पर गवर्नमेंट जो केंद्र सरकार है उसको सहायता की ज़रूरत है, या कहाँ पर लोग बिना केंद्र सरकार की सहायता के राज्य आगे निकले जा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह का आयोजन कहाँ किया गया था? रायपुर छत्तीसगढ़ के अंदर। कहाँ किया गया था? रायपुर छत्तीस के अंदर 2 दिवसीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया दोस्तों। ठीक है, इसमें क्या है, राजस्थान को प्रथम पुरस्कार मिला। कौन सा पुरस्कार? प्रथम पुरस्कार। किसने दिया? यह दिया अपने कृषि सचिव, जो केंद्रीय कृषि सचिव है उनके द्वारा प्रदान किया गया था। तो दोस्तों, यह क्लेम वितरण के लिए दिया गया था। क्लेम वितरण मतलब ये है कि किसी व्यक्ति की फसल यदि आज खराब हुई तो उसको 10, 15, 20 दिन में, एक आध महीने के अंदर उसका क्लेम उसकी जेब में पहुंच गया। बहुत ज़्यादा लेट नहीं किया, क्योंकि स्लो जस्टिस इज नो जस्टिस। ज़्यादा लेट लतीफ़ी भी होती है तो वो न्याय भी कोई न्याय नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो क्या हुआ, राजस्थान को पहला पुरस्कार प्रदान किया गया। राजस्थान वैसे भी वेलफेयर स्कीम्स के अंदर प्रथम ही रहता है, आगे ही रहता है, पूरे देश के अंदर आगे रहता है। ठीक है, तो 2022-23 के अंदर क्या है कि 80% जो बीमा की पॉलिसियाँ थी फसल से संबंधित, फसल बीमा की जो पॉलिसियाँ थी 80% उनको राजस्थान सरकार ने क्या किया, हर घर 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 जाके दिया, भैया ले तेरी पॉलिसी आ गई, तू पकड़ अपनी पॉलिसी। ठीक है, उसके लिए क्या किया गया, इसके लिए मेरी पॉलिसी मेरे हाथ, मतलब मेरी पॉलिसी वो मेरे हाथ में आ गई। इस तरह के शिविर का क्या किया गया था, आयोजन किया गया था। और उनका आयोजन क्या कर किया गया, फिर वितरण कर दिया गया। भैया मेरी पॉलिसी मेरे हाथ, सब लोग आ गए, ले भैया तेरी पॉलिसी, ले भैया तेरी पॉलिसी, ले भैया तेरी पॉलिसी, सबकी पॉलिसीज को सबके हाथ में दे दिया गया। ठीक है, और क्या किया गया? क्या सिर्फ राजस्थान को एक ही पुरस्कार मिला? नहीं गुरुजी, राजस्थान एक पे कहाँ रुकने वाला, राजस्थान आगे भी जाएगा। तो दोस्तों, लंबित प्रकरणों के त्वरित निदान के लिए भी राजस्थान को पुरस्कार प्रदान किया गया है, और इस तरह का पुरस्कार उसको, वो दूसरे स्थान पर आया है। राजस्थान को दूसरा पुरस्कार दिया गया है, लंबित प्रकरणों की त्वरित निदान के लिए दूसरे स्थान पर रहा है राजस्थान। ठीक है, मतलब पहले के जो प्रकरण हैं लंबे पड़े हुए हैं, पुरानी गवर्नमेंट्स के, वो पड़े हुए हैं, उनको में मिला नहीं है लोगों को कुछ। तो इस तरह के निदान में भी राजस्थान कैसे रहा है, अव्वल रहा है, और उसको द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, अब अपन जान लेते हैं दोस्तों प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है। ठीक है, इसका लॉन्च कब किया गया, कब आई है, इसके क्या क्या प्रावधान है, इससे कुछ फायदा है भी या नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों इसको लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री के द्वारा 2016 के अंदर। कब किया गया? 2016 के अंदर। कौन सा मंत्रालय इसकी क्रियान्विति करता है? तो वो करता है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। इस वाले मंत्रालय की पूरी जिम्मेदारी है इस बीमा योजना को लागू करवाने की। ठीक है, कवरेज क्या क्या है, कौन कौन से लोग इसके अंतर्गत शामिल होते हैं? तो अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसल उगाने वाले पट्टेदार एवं जोतदार किसान सहित सभी किसान। देखो इसमें पहले तो देते सभी किसान, जब सारे लिखने ही थे तो वो चीज़ें भी क्यों लगाएं गुरु जी? तो देखो किसान क्या है, सब तरह की फसल करता है, लेकिन किसी क्षेत्र विशेष के अंदर कुछ ऐसे किसान होते हैं, जैसे कुछ अंगूर हैं तो अंगूर की खेती कर रहे हैं, उस क्षेत्र विशेष में ही वो लोग करते हैं, व्यापारिक स्तर पर करते हैं, उस तरह की चीज़ें करते हैं। तो अधिसूचित क्षेत्रों की जो अधिसूचित फसलें हैं कि ये वाली फसल यहीं होगी, केसर है वो कश्मीर के अंदर ही होगा, तो उस तरह के लोगों को भी किया गया है और सभी किसानों को भी किया गया है। मतलब सारे किसानों को इसके अंदर इंक्लूड किया गया है, कोई भी किसान इसके अंदर छोड़ा नहीं गया है। तो इसके उद्देश्य क्या थे? इसके उद्देश्य थे कि प्राकृतिक आपदाओं, कीट, रोग
या किसी अन्य प्राकृतिक कारण के फसल के खराब होने की स्थिति में किसानों को आय को स्थिर रखना क्या है, इस योजना का उद्देश्य है। अब ऐसा नहीं है कि आप अपने हाथ से झरा के फेंक दिए फसल को, फिर कह रहे बीमा दे दो। आपको लगा खेत में फसल यार अच्छी नहीं हो रही, 40 क्विंटल होना चाहिए, जो हो रहा है 4 क्विंटल, तो क्या करते हैं अपन अपने हाथ से ही झरा देते हैं और बीमा ले लेंगे। तो ऐसा नहीं, प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक कारण, रोग, कीट, इस तरह की चीज़ें जैसे ही यदि फसल खराब होगी तो ही क्लेम मिलेगा। ऐसा नहीं है आप लेके गए ट्रैक्टर और घुसा दिया और पूरे खेत को जोत के फेंक दिया, भैया क्लेम दे दो, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, किसानों की आय को स्थिर रखना। अब भी कोई किसान है, उसकी फसल खराब हो गई, टिड्डे आ गए, टिड्डे पूरी फसल को खा के निकल लिए, 2 घंटे में टिड्डों ने पूरी फसल को समाप्त कर दिया, खत्म कर दिया। ठीक है, अब किसान क्या करे बेचारा, अगली वाली फसल कैसे करेगा, फसल करे ना करे भैया आगे साल क्या खाएगा वो। तो उसकी आय को स्थिर रखने के लिए इस तरह की बीमा योजना को लेकर आया गया है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं थोड़ा और आगे। और क्या करना है, खेती में निरंतरता सुनिश्चित करना है। भैया जब किसी व्यक्ति के पास खाने पीने को ही कुछ नहीं होगा तो अगली वाली खेती कैसे करेगा वो, अगली खेती करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो अगली खेती में भी निरंतरता लाने के लिए, मान लो खरीफ की फसल खराब हुई तो रबी की फसल में पुनः पैसा लगाने के लिए उसके पास पैसा तो हो। तो उस तरह की निरंतरता को सुनिश्चित करना भी इस योजना का उद्देश्य है। ठीक है, अब और क्या क्या प्रावधान है इसके अंदर देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। तो दोस्तों, किसानों के द्वारा जो प्रीमियम दिया जाएगा वो रबी की फसल पर 2% दिया जाएगा, खरीफ की फसल पर 1.5 दिया जाएगा, वाणिज्यिक फसल पर 5% दिया जाएगा। अब आप बोलोगे फिर क्या फ़ायदा सर, 1 पैसा तो खेती कृषि में लगाओ, ऊपर से प्रीमियम भी दो, अब क्या फ़ायदा होगा। खेती कृषि में जो लगा दिया वो लगा दिया, लागत ही नहीं निकल पाती, प्रीमियम के एक्स्ट्रा पैसे और से और दो। तो दोस्तों ये प्रीमियम बहुत कम है। रबी की फसल पर है 2%, मतलब हर 100 रुपये में से 2 रुपया किसान को देना पड़ेगा बस। खरीफ की फसल पे 1.5%, मतलब 1.5 रुपया, 100 रुपया पे 1.5 रुपया देना पड़ेगा किसान को। वाणिज्यिक फसल पे 5%, मतलब 100 रुपया में से 5 रुपये वाणिज्यिक फसल पे देना पड़ेगा। अब आप बोलोगे बाकी सर बाकी जो पैसे बचे वो कौन देगा, तो दोस्तों वो देगा राज्य सरकार और केंद्र सरकार 50-50%। कौन देंगी, राज्य और केंद्र सरकार। जो प्रीमियम बचा है उसको केंद्र और राज्य सरकार के बीच में 50-50% में बांट दिया जाएगा। ठीक है, और नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं, उत्तर पूर्व के जो राज्य हैं, उनमें यह 90-10 है, मतलब 90% उसका केंद्र सरकार वहन करेगी और 10% उन राज्यों के द्वारा वहन किया जाना है। ठीक है, तो दोस्तों फरवरी के 2020 में क्या है, 2020 के अंदर इसमें कुछ नए प्रावधान किए गए इस योजना के अंतर्गत। 4-5 साल चलते चलते हो गई तो कुछ चीज़ों की, नई चीज़ों की आवश्यकता हुई। जो स्थितियां 2016 में थी वो अब स्थितियां नहीं रहीं। ठीक है, तो फरवरी 2020 में केंद्र सरकार ने अपनी प्रीमियम सब्सिडी को असिंचित क्षेत्र के लिए 30% और सिंचित क्षेत्रों के लिए 25% तक सीमित करने का फैसला लिया है। देखो दोस्तों, सब्सिडी जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ वहाँ की लोकल गवर्नमेंट के हाथ में नहीं होती। लोकल गवर्नमेंट का मतलब यह है कि भारत के लिए लोकल गवर्नमेंट हो गई केंद्र सरकार। ठीक है, तो सिर्फ ये केंद्र सरकार के हाथ में नहीं है। हमारी जिस चीज़ पर जो भी सब्सिडी निर्धारित होती है वो अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित होती है। हम किसी भी चीज़ पर बहुत ज़्यादा सब्सिडी नहीं दे सकते। ठीक है, क्योंकि अगर मान लो हम सब्सिडी देंगे, किसानों को हमने सब्सिडी दे दी, अब किसानों की जो लागत 100 रुपये आनी थी वो आई 10 रुपये। अब किसान की अगर लागत 100 रुपये आएगी तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कितने में बेचेगा वो, 120 में। अब उसकी पूरी लागत 10 रुपये आई है, वो 20 रुपये में बेच देगा। तो 20 रुपये में जब मान लो भारत की कोई चीज़ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 20 रुपये में पहुंच गई, और वही चीज़ मान लो चाइना की 120 में आई, नेपाल की 120 में आई, अमेरिका की 120 में आई, तो भाई लोग कौन सी खरीदेंगे, 20 वाली। तो इंटरनेशनल जो आपका ट्रेड है, वो हेल्दी व्यापार है, वो क्या होगा, ख़त्म होगा कि नहीं होगा कहीं ना कहीं से। तो इस तरह की जो ट्रेड से संबंधित जो चीज़ें हैं, सब्सिडी वगैरह जो चीज़ें हैं, उनका निर्धारण केवल केंद्र सरकार नहीं करती, कुछ अंतर्राष्ट्रीय मानकों का ध्यान रखना पड़ता है उसमें। इसीलिए क्या कहा है, और इसलिए तरह तरह की योजनाएं चलाई जाती हैं। सब्सिडी का नाम नहीं लिया जाता, लेकिन तरह तरह की योजनाओं के माध्यम से किसानों की जेब में पैसा पहुंचाया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों फरवरी 2020 में केंद्र सरकार ने क्या किया, अपनी प्रीमियम जो सब्सिडी थी असिंचित क्षेत्रों के लिए वो तो 30% कर दी कि भाई 30% से ज़्यादा हम नहीं देंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर दे भी नहीं सकते। और सिंचित क्षेत्र थे जहाँ पानी की पहले से ही भरपूर चीज़ें थी, सिंचाई के पूरे साधन थे, तो वहाँ पर 25% करने का फैसला कर लिया था केंद्र सरकार ने। ठीक है, 2020 में ही केंद्र सरकार ने इसमें बदलाव करके किसानों के लिए वैकल्पिक बना दिया।
मतलब 2016 में जब फसल बीमा योजना शुरू हुई थी तो किसानों के लिए वैकल्पिक नहीं थी, अनिवार्य थी कि के सारे किसानों को प्रीमियम का भुगतान करना ही होगा और इस योजना का पार्ट बनना ही होगा। मान लो किसी व्यक्ति को ये भरोसा है कि अपनी 100 बीघा फसल है यार, ना तो कीड़े लगेंगे, ना टिड्डे आएंगे, ना प्राकृतिक कोई आपदा आने वाली है, तो हम 2% के हिसाब से 100 बीघा पे क्यों नहीं, हमारे लिए तो बहुत सारा पैसा हो जाएगा ये देना। तो पहले क्या अनिवार्य थी, नहीं भैया देना ही पड़ेगा, और अब क्या है वो आपकी ऑप्शनल है, आप लें तो बढ़िया, नहीं लें तो और भी बढ़िया। ठीक है, तो दोस्तों नामांकन के हिसाब से ये वाली जो योजना है वो दुनिया की सबसे बड़ी योजना है। जो नामांकन करते हैं उसके अकॉर्डिंग कैसी है, दुनिया की सबसे बड़ी योजना है, मतलब जो रजिस्टर्ड किसान है वो सबसे ज़्यादा है राजस्थान, इस वाली योजना के अंदर जो है आपकी फसल बीमा योजना प्रधानमंत्री उसके अंदर। ठीक है, और प्रीमियम के मामले में विश्व की तीसरी सबसे बड़ी योजना है, मतलब पैसे के मामले में, प्रीमियम भुगतान के मामले में। ठीक है मेरे प्यारे भाई बहन, भाई किसानों के पास नहीं होगा तो कहाँ से देंगे प्रीमियम। अब चलते हैं दोस्तों हम आज के अगले न्यूज आर्टिकल की तरफ। अगला न्यूज आर्टिकल है हमारा राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस लर्निंग के बारे में। राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस लर्निंग कहाँ पर स्थित है? जयपुर में स्थित है दोस्तों। कौन सी जगह पर? जयपुर के अंदर। ठीक है, इसके अंदर हाल ही में बजट की घोषणा की गई है कि 140 करोड़ बजट देंगे, तो इंस्टीट्यूट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। यह उच्च प्रौद्योगिकी से जुड़े हुए, उच्च प्रौद्योगिकी का मतलब दोस्तों ये है कि मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस तरह की जो प्रौद्योगिकी होती है, टेक्नोलॉजी जो होती है, वो क्या होती है? उच्च प्रौद्योगिकी के नाम से जानी जाती है। ठीक है, इससे जुड़े कार्यों में परामर्शदात्री संस्थान के रूप में, भाई जो राजनीतिक होते हैं, प्रशासनिक लोग होते हैं, वो तकनीकी में उतने दक्ष नहीं होते हैं, या कहो कि समय के हिसाब से अभी इतना परिवर्तनशील है समय कि रोज़ रोज़ नई तकनीकी, नई दक्षताएं बाजार के अंदर आ रही हैं। उस हिसाब से यदि सरकार कदम से कदम मिलाकर नहीं चल पाई तो फिर क्राइम को कंट्रोल नहीं कर पाएगी, या फिर अपनी वेलफेयर स्कीम्स का फ़ायदा उस तरह से नहीं पहुंचा पाएगी। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। इसके महत्व क्या क्या है, इस संस्थान के जो इस संस्थान की स्थापना करी गई है उसके महत्व क्या क्या है? तो उसके महत्व है, संस्थान से प्रदेश में उन्नत तकनीकी युक्त युवा शक्ति उपलब्ध होगी। भैया युवाओं को तकनीकी से जोड़ना विश्व की सिर्फ ज़रूरत नहीं है, मजबूरी है भैया, उसको जोड़ना ही पड़ेगा आपसे। आपको युवाओं को तकनीकी से जोड़ना ही होगा। यदि युवा तकनीकी से नहीं जुड़ते हैं तो फिर से वही जिंगल वाले एज में पहुंच जाएंगे धीरे धीरे, या तो हम इतने पीछे रह जाएंगे, या फिर कहें कि कोई दूसरी सभ्यता आके हमारे ऊपर कब्जा कर लेगी यदि हम तकनीकी रूप से स्ट्रांग नहीं हुए तो। ऐसा माना जाता है कि चाइना की जो साइबर सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनकी भारत के अकाउंट्स पर पूरी नज़र है। अब माना जाता है तो माना जाता है भैया, माना नहीं जाता है मैं कह रहा हूँ, हो सकता है सच्चाई हो। यदि युवा नहीं जुड़ेंगे तकनीकी से तो हो सकता है ये डिफेंस तक भी पहुँच जाए, उसको पता रहे भारत के सैनिक कहाँ खड़े हैं, भारत के हथियार कहाँ रखे हैं, किस किस तरह के हथियार हैं, वो सारी चीज़ें हों तो ठीक है। तो युवाओं को क्या करना पड़ेगा? तकनीकी से जुड़ना ही पड़ेगा। और क्या है, युवाओं, उद्योगों, एमएसएमई सेक्टर, स्टार्टअप को इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एवं मैन्युफैक्चरिंग, मेडिकल, क्लाइमेट, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी जैसे नवीनतम उन्नत प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान का अवसर मिलेगा। R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बिना सारी चीज़ें बेकार हो जाती हैं, चाहे वो भारत का लोकतंत्र ही क्यों ना हो। जब रिसर्च एंड डेवलपमेंट होते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन में लगातार संविधान संशोधन की आवश्यकता पड़ जाती है। इसी तरह से दोस्तों तकनीकी के क्षेत्र में भी लगातार संशोधन की आवश्यकता महसूस होती है और करनी पड़ती है। ठीक है, तो दोस्तों आगे चलते हैं। अपना अगला न्यूज आर्टिकल है, श्री गुरु नानक देव सिख कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है राजस्थान सरकार के द्वारा। ठीक है, तो हाल ही में बोर्ड के गठन को मंजूरी दी गई है। जब मंजूरी दी है तो अपन इसकी चर्चा कर लेते हैं, भैया क्या मंजूरी दी है, क्या हुआ है। तो दोस्तों इसका जो गठन है वो अल्पसंख्यक मामलात विभाग के द्वारा किया जा रहा है। अल्पसंख्यक मामलात विभाग, सिख अल्पसंख्यक हैं तो अल्पसंख्यक मामलात विभाग के अंतर्गत इनका क्या किया जा रहा है, गठन किया जा रहा है। मेरी समझ में एक बात नहीं आती, या केंद्र की बात हो या फिर राज्यों की बात हो, जैसे ही अल्पसंख्यक बोर्ड, अल्पसंख्यक मंत्रालय, इनकी बात आती है तो पता नहीं क्यों हम लोग एक खास समुदाय को ही इसके पदों पर बिठाते हैं। हम भूल जाते हैं कि सिख हैं, पारसी हैं, ये उस तरह के और भी धर्म है, यहूदी वगैरह हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, उन लोगों को कभी भी हिंदुस्तान के अंदर उन पदों पर तैनात नहीं किया जाता है। दोस्तों उन लोगों का भी ध्यान रखना चाहिए थोड़ा बहुत।
तो दोस्तों इस विभाग के गठन के क्या उद्देश्य होंगे? सिख समुदाय के विभिन्न वर्गों के लोगों के उत्थान के लिए योजनाएं प्रस्तावित करना। ठीक है, सिख समुदाय जो भी है हमारा, उसका क्या करना है? जो अलग अलग वर्ग हैं, जैसे अपने हिंदू धर्म के अंदर कई सारे हैं, मुसलमानों के अंदर कई सारे हैं, उस तरह सिखों के अंदर भी हैं। आप देखोगे संधू, रंधावा, ये वो, मतलब फलान, अलग अलग तरह के जो हैं, उन तरह के विभिन्न समुदाय के उत्थान के लिए क्या करना है? योजनाएं प्रस्तावित करना है। ठीक है, और क्या करना है? और रोजगार को बढ़ावा देने हेतु सुझाव देना है कि भैया हमारी कम्युनिटी के अंदर इस तरह के रोजगार होने चाहिए, उस तरह के रोजगार होने चाहिए, इस तरह के लोग ज़्यादा दक्ष हैं इस तरह के कार्यों में, तो इस तरह क्या करना है? सुझाव देना है। ठीक भाई, इससे क्या होगा? सिख समुदाय को क्या मिलेगा? एक रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। भाई कोई भी सिख युवा है, उसको गवर्नमेंट तक जाना है, तो उसको एक मिल जाएगा ना, भाई हमारे पास एक जगह है, वहाँ हम जाके अपनी बात को गवर्नमेंट तक पहुँचा सकते हैं। ठीक है, सिख समुदाय की कला एवं संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। ठीक, और क्या होगा? समुदाय के परंपरागत व्यवसायों को आधुनिक रूप दिया जाएगा। समुदाय के परंपरागत जो बिजनेस है, जो भी वो समुदाय के लोग जो भी बिजनेस करते हैं, उनको आधुनिक रूप दिया जा सकेगा, क्योंकि यदि वो परंपरागत रूप से ही चलते रहे तो आने वाले कुछ समय में समाप्त हो जाएंगे, इररिलेवेंट हो जाएंगे। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं संरचना कैसी रहेगी इस बोर्ड की। तो संरचना में क्या होगा? प्रशासनिक जो विभाग रहेगा उसका ये रहेगा अल्पसंख्यक मामलात का विभाग, यही इसका प्रशासनिक विभाग रहेगा। मतलब ये जो बोर्ड है, जो सिख कल्याण बोर्ड बनाया जा रहा है, उसके प्रशासन संबंधित जो भी नियम बनाए जाएंगे वो बनाए जाएंगे अल्पसंख्यक मामलात के विभाग के द्वारा। ठीक है, इस बोर्ड में 7 गैर सरकारी सदस्य होंगे। आप बोलोगे सर अभी आप बोल रहे थे कि सरकार में रिप्रेजेंटेशन होगा, अभी आप बोल रहे थे कि प्रशासन में रिप्रेजेंटेशन होगा, अब आप बोलोगे सारे के सारे 7 सदस्य हैं वो गैर सरकारी हैं। बताते हैं दोस्तों, उसके बारे में भी बताते हैं। तो इन 7 में से पहले सुन लो आप, एक तो अध्यक्ष रहेगा, एक उपाध्यक्ष रहेगा और 5 रहेंगे इसके सदस्य। ठीक है, टोटल हो गए 7। अब गवर्नमेंट या प्रशासन में किस तरह से इनकी भागीदारी होगी उसको अपन देख लेते हैं। तो दोस्तों क्या है, देखो विभिन्न विभाग हैं, जो अलग अलग विभाग हैं, उनके प्रतिनिधि सदस्य क्या के रूप में शामिल होंगे। मान लो कि बोर्ड की बैठक हो रही है आपके तकनीकी विभाग को लेकर, कि जो सिख युवाओं की तकनीकी में किस तरह से बढ़ा सकते हैं, तकनीकी के अंदर योगदान को कैसे बढ़ा सकते हैं, उनके रिप्रेजेंटेशन को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो राजस्थान सरकार का साइंस एंड टेक का जो विभाग है, उसके प्रतिनिधि क्या होंगे? वहाँ पर शामिल होंगे। ठीक है, तो जिस जिस विभाग के बारे में, जिस जिस विभाग की जो बातें होंगी उसके क्या होंगे? प्रतिनिधि होंगे, वहाँ शामिल होंगे सदस्य के रूप में। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, ना किसके रूप में होंगे? सदस्य के रूप में। आगे देखते हैं, अल्पसंख्यक मामलात विभाग के उप निदेशक स्तर के अधिकारी इस बोर्ड के सचिव होंगे। क्या होंगे? सचिव होंगे। तो उन 7 सदस्यों के अलावा एक विभाग, विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि और उपनिदेशक स्तर के अधिकारी जो होंगे वो सचिव के रूप में वहाँ पर मौजूद रहेंगे। ठीक है मेरे प्यारे भाई बहन, अब चलते हैं अपने अगले, आज के अगले न्यूज आर्टिकल की तरफ। तो हमारा जो अगला न्यूज आर्टिकल है वो है संभाग स्तरीय जॉब, मेगा जॉब फेयर, जो इसका आयोजन किया जा रहा है अजमेर के अंदर। ठीक है, संभाग स्तर का है, मेगा जॉब फेयर है, मतलब बहुत सारे जॉब दिए जाएंगे इसके अंदर। मेरी समझ में नहीं आती, भर्तियाँ क्लियर नहीं हो रही इनसे, मेगा जॉब फेयर का आयोजन कर रहे हैं। अभी क्या होगा, सर्टिफिकेट दे दिए जाएंगे, 1 महीने नौकरी पर रखा जाएगा, फिर भगा दिया जाएगा उन लोग को। ये 100% सत्य बात है। इलेक्शन नहीं हो रहे, जब तक नौकरी चलेगी, इलेक्शन खत्म, नौकरी खत्म, चाहे गवर्नमेंट लौट के आए या ना आए, वो बात की बात है। ठीक है, अपन को क्या, अपन तो दोस्तों एग्जाम के लिए पढ़ लेते हैं। इसका आयोजन किया जा रहा है आपका चंद्रवरदाई स्टेडियम अजमेर के अंदर। ठीक है, किसका? चंद्रवरदाई स्टेडियम अजमेर के अंदर क्या किया जा रहा है? इसका आयोजन किया जा रहा है। 20 से 21 अप्रैल के बीच में इसका आयोजन होगा। संभाग स्तर के मेगा जॉब फेयर की श्रृंखला में ये 5वां मेगा जॉब फेयर है, मतलब 4 का और आयोजन हो चुका है। दोस्तों कहाँ कहाँ हो चुका है उसको अपन देख लेते हैं। ये सबसे पहले हुआ था जयपुर के अंदर, फिर हुआ बीकानेर के अंदर, फिर हुआ उदयपुर के अंदर और फिर हुआ भरतपुर संभाग के अंदर, और अब आयोजन हो रहा है इसका अजमेर संभाग के अंदर। ठीक है, तो इस मेगा जॉब फेयर के अंदर क्या होगा, 21 सेक्टर की, मतलब 21 अलग अलग क्षेत्रों की 60 अलग अलग कंपनियां इसमें क्या लेंगी, भाग लेंगी, और 15,000 अभ्यर्थियों का चयन करेंगी नौकरी के लिए। ठीक है, लगभग 15,000 अभ्यर्थियों का चयन नौकरी के लिए किया जाएगा। ठीक है, तो मुख्य रूप से कौन कौन सी कंपनियां हैं जो इसके अंदर भाग लेंगी? तो इन कंपनियों में बारबेक्यू, अब पता नहीं इसका मतलब क्या है, बारबेक्यू,
नेशन हॉस्पिटलिटी, ई कॉम एक्सप्रेस, पेटीएम, हॉवेल्स इंडिया, फाइनेंस सर्विस, L&T वाली है ना, L&T फाइनेंस सर्विस, मित्तल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, SCM गारमेंट्स, JVM ग्रुप। ये क्या है, प्रमुख कंपनियां जो इसमें भाग लेंगी। आपको इन कंपनियों के नाम याद रखने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, आप तो बस ये देखते जाओ कि संभाग स्तर पर जब आयोजन किया जा रहा है सबसे पहले कहाँ किया गया, ठीक है, कौन से स्थान पर किया गया, ठीक है, कितने संभाग में इसका आयोजन हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें आप क्या करो, याद रखो, ठीक है मेरे प्यारे भाई बहन। अब चलते हैं अपन थोड़ा सा और आगे। तो दोस्तों आज का जो हमारा अंतिम न्यूज आर्टिकल है वो है बिहू उत्सव के ऊपर। किसके ऊपर है? बिहू उत्सव। बिहू उत्सव का आयोजन किया गया है दोस्तों आसाम के अंदर। कहाँ किया गया है? आसाम के अंदर। कौन सी जगह? गुवाहाटी के अंदर। ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्यों चर्चा कर रहे हैं हम इसकी? क्योंकि इसने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है इस नृत्य ने, ठीक है। तो इस अवसर पर क्या किया गया है, जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया उस समय क्या हुआ है, 11,000 जो नर्तक थे उन्होंने एक साथ नृत्य की प्रस्तुति दी। हमारे यहाँ 11 लोग एक साथ नहीं बैठ सकते, लड़ मरेंगे एक साथ, बहस कर बैठेंगे कि मैं अच्छा करता हूँ कि तू अच्छा करता है। तो यहाँ क्या है, 11,000 लोगों ने क्या किया है, प्रस्तुति दी है। पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। कौन सा कार्यक्रम है? सबसे बड़ा, पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा कार्यक्रम बिहू उत्सव का आयोजन किया गया है। जिससे इतने अधिक नर्तकों ने भाग लिया। मतलब इससे पहले कभी भी इतने तादाद में नर्तकों ने कभी भी हिस्सा नहीं लिया बिहू के क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में, ठीक है। इस अवसर पर पहने जाने वाली सफ़ेद एवं लाल पारंपरिक साड़ी, कौन सी साड़ी पहनी जाती है, क्या पोशाक पहनी जाती है इसमें? सफ़ेद एवं लाल पारंपरिक साड़ी पहनी जाती है। हजारों की संख्या में डांसर दिख रहे थे। मतलब क्या पोशाक थी? सफ़ेद और लाल पारंपरिक साड़ी, ठीक है। प्रतिवर्ष क्यों आयोजन किया गया था भाई? ऐसे एक थोड़ी है कि मन कर गया तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देते हैं, 11,000 लोगों को इकट्ठा करो, नचाओ सबको, ऐसा था? ऐसा नहीं था दोस्तों। तो फिर क्या था? प्रतिवर्ष 13 और 14 अप्रैल को क्या है कि यहाँ पर एक त्यौहार मनाया जाता है। कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? रोंगाली या बोहाग बिहू। त्यौहार का नाम क्या है? रोंगाली या बोहाग बिहू। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आप चाहे किसी भी सर्विस की, किसी भी सिविल स्टेट के एग्जाम, स्टेट सिविल सर्विस की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बोहाग बिहू ये क्या है? नव वर्ष की शुरुआत मानी जाती है असम के अंदर। असम की नव वर्ष की शुरुआत हुई है कल से, मतलब 14 अप्रैल से, ठीक है दोस्तों। इससे ना सिर्फ असम में बल्कि पूरे पूर्वोत्तर में मनाया जाता है, पूर्वोत्तर के अन्य हिस्सों में भी मनाया जाता है। बड़े पैमाने पर मनाया जाने वाला त्यौहार है। तो ये असम का नववर्ष होगा तो असमी जनजाति या असमी कम्युनिटी के लोग पूरे नॉर्थ ईस्ट में कहीं ना कहीं रहते होंगे, तो वहाँ पर पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर धूमधाम से मनाया जाता है, ठीक है। बिहू नृत्य को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करने की प्रक्रिया असम सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई थी। मतलब ये मनाया भले ही पूरे नॉर्थ ईस्ट में जाता है, लेकिन इस तरह की जो प्रक्रिया है कि इसको कहाँ पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर दर्ज किया जाना चाहिए, ये किसने प्रारंभ की थी? तो दोस्तों ये प्रारंभ की थी आपके असम सरकार के द्वारा। तो दोस्तों आज के हमारे न्यूज आर्टिकल्स होते हैं यहीं पर समाप्त। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं, ठीक है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। अब मिलते हैं आपसे नए आर्टिकल्स के साथ में नए दिन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।